फर्स्ट यूनिट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चैप्टर नंबर 1। इसमें लास्ट वीडियो में हमने आपको आवेश का क्वांटीकरण टॉपिक पढ़ाया था। उसमें जो फॉर्मूले थे वो ये फॉर्मूला था, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस N इंटू E। एक फॉर्मूला था ये, जिसमें हमने बताया था वेयर मतलब जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश कहते हैं, इसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इस फॉर्मूले पर बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। उस न्यूमेरिकल को आप यहाँ से देखिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस फॉर्मूले पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार प्रश्न से दिया क्या गया है। इसमें देखिए, एक कूलम आवेश, तो ये किसका मान है बेटा, Q का। इसमें दो मान आपको मिलेंगे या एक मान मिलेगा, ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक मान दिया है केवल, तो Q का मान कितना दिया, 1 कूलम दे रखा है, तो 1 कूलम लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। मूल आवेश का मान आप जानते ही हैं, E बराबर ऊपर लिख रखा है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें ज्ञात क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये निकालने हैं। कहने का मतलब है N और ये क्वेश्चन मार्क, मतलब Q का मान कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, 1 कूलम। E का मान क्या है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये होता ही है, याद रखना होगा आपको। N क्वेश्चन मार्क है। अब आप सूत्र देखिए, तो सूत्र यही है, सूत्र Q बराबर क्या है, NE। Q बराबर क्या है, NE। तो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q का मतलब कितना है, 1 कूलम। यहाँ पर Q का मतलब है 1 कूलम और इसका मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए, ये कूलम और ये कूलम हिंदी में लिख देते हैं, चलो इसको कूलम, ठीक है। इसको ये कट गया मात्रक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये यूनिट लेस है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं क्या होगा कि ये देखिए 1 है और बटे है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर देखें, ये जो माइनस की पावर है इसको ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा 10⁻+19 बटे कितना हो जाएगा, 1.6। तो अब देखिए, आप 1 में 1.6 का भाग नहीं जा सकता, 1 में 1.6 का भाग नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ से जो 19 पावर है, वहाँ से 1 पावर इधर 1 के पास ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ पर 10 आएगा ट्रांसफ़र होकर के। 10 की पावर 1 का मतलब है 10, तो यहाँ से 1 पावर आएगी, तो यहाँ बन जाएगा 10। तो ये कितना हो गया, 10 गुणा 10 की घात कितना रह गया, 18, और यहाँ कितना रह गया, 1.6। अब आप बेटा इसमें भाग लगा दीजिए, 10 में 1.6 का भाग लगाइए और पावर कितनी रहेगी आपकी, 18 ही रहेंगी। तो जब यहाँ से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन होंगे 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 10 की घात 18 होगी।
इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए ये तो फॉर्मूला है ही, एक फॉर्मूला और लेते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से देखिए और समझाने की बात हो तो पूछ लेना आप मेरे से, ठीक है। आप नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक सूत्र और लिखते हैं, जो पहले जो सूत्र था, एक सूत्र है, ये दूसरा सूत्र देखिए यहाँ से। वस्तु पर मतलब वस्तु के द्रव्यमान में कमी या वृद्धि, वस्तु के द्रव्यमान में कमी या वृद्धि, इसके लिए मैंने सूत्र आपको बताया था, प्लस माइनस n इंटू एम ई। ये सूत्र मैंने आपको बताया था, ठीक है। बॉक्स में बंद कर देते हैं इसको। जहाँ n बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एम ई ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। याद रखना होगा बेटा 9.1 10⁻³ kg, ठीक है। पीछे हम आपको बता चुके हैं। तो ये दो सूत्र हैं। अब एक ऐसा मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ जिसमें दोनों सूत्रों का यूज़ होगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ से, एक छड़ को रगड़ने पर उस पर 8 × 10⁻⁷ कूलाम का, मतलब सी मीन्स कूलाम का ऋणावेश आ जाता है। वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी तथा वस्तु मतलब है छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि, और स्लैश लगा के लिखता हूं कमी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ रहे हैं आप। एक छड़ को रगड़ने पर, कोई भी छड़ है उसको हमने एक दूसरे ऑब्जेक्ट से, दूसरी वस्तु से उसको रगड़ दिया। रगड़ने पर उस पर 8 × 10⁻⁷ कूलाम, 10⁻⁷ कूलाम का कैसा आवेश आता है? ऋणावेश आ जाता है। वस्तु या छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए या क्या होगी, तथा वस्तु या छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ से हम वृद्धि या कमी कैसे पता करेंगे कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, और इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है। उस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी और उस द्रव्यमान में कितनी वृद्धि या कमी हुई, वो दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, इससे आएगी। तो यहाँ सॉल्यूशन करते देखिए, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, ठीक है। वस्तु या छड़ पर आवेश का मतलब है Q बराबर 8 × 10⁻⁻ कितना दे रखा है? -7। कैसा है? ऋणावेश, ठीक है। हमें आवेश की प्रकृति देखनी है, ठीक है। आवेश की प्रकृति कैसी दे रखी है? ऋणावेश की। अब ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण का। अगर वस्तु पर ऋणावेश है तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस पर ज़्यादा है। अतः छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की
संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी? अधिक होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि होती है? बताइए बेटा। हमेशा वृद्धि होती है। अगर उस पर ऋणावेश है, ऋणावेश की अधिकता है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और अधिक संख्या होने के कारण ही वो क्या है? बताइए, उसके द्रव्यमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ से टू कैलकुलेट स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हमें, ठीक है। टू कैलकुलेट मतलब ज्ञात करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से सूत्र देखिए, सूत्र क्या है? Q बराबर है प्लस माइनस एन ई, ये सूत्र है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। यहाँ लिख रखा है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। तो यहाँ से n बराबर क्या होगा? Q अपॉन ई। ई की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, ई की वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। तो ई बराबर है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो Q का मान ये बेटा यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन में है। तो यहाँ से देखेंगे 8 गुणा 10⁻⁻7 कूलम और 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो C से C कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया। अब C से C कैंसिल हो गया तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, तो मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? n बराबर 8 गुणा 10⁻⁻7 रह गया और यहाँ रह गया 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब ये पॉइंट को हटाने के लिए क्या करें कि एक पावर माइनस की और इंक्रीज हो जाएगी, पावर एक और बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि 8 गुणा 10⁻⁻7 है ही ये वाली, और ये हो जाएगी 19 की जगह पर क्या हो जाएगी? 20, और ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की। दशमलव को हटाया तो एक पावर इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? -19 की जगह -20 हो जाएंगे, और ये ऊपर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा इसका। तो कितना हो जाएगा? +20, और नीचे रह जाएगा बेटा 16। अब आप काट सकते हैं, 2 बार कट जाएगा ये नीचे। तो n बराबर कितना रह गया? 1/2। यहाँ से घटाएं तो 10 की घात कितनी रह गई? 13, ठीक है। तो n बराबर यहाँ से इसको करेंगे तो कितना रह जाएगा? 0.5 गुणा 10⁻13। या तो ये लिख सकते हैं, या फिर देखें n बराबर 5 गुणा 10⁻, कितना होगा? 12। ये लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणन संभव नहीं है, ये बात कही थी मैंने। तो पॉइंट की संख्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर 10⁻13 आ रहा है, एक पावर यहाँ से लेकर के पॉइंट हटा दिया, अर्थात इसको जो है 10 का गुणा कर देंगे तो 5 बन जाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 5 गुणा 10⁻12 इलेक्ट्रॉन होंगे उस ऋणावेशित वस्तु के ऊपर। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या केवल निकली है। यहाँ केवल क्या है? ये फर्स्ट पार्ट है, ये केवल फर्स्ट पार्ट निकला है। तो देखिए दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक क्षण को रगड़ने पर उस पर 8 गुणा 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश आ जाता है। वस्तु या क्षण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ तक आ गया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आई इस पर? n बराबर 5 गुणा 10⁻12। अब हम अगले स्टेप की बात करते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, तथा वस्तु या क्षण के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि या कमी होगी, ये है सेकंड पार्ट इसका। तो वस्तु के द्रव्यमान में या वृद्धि। अब आप देख रहे हैं कि ऋणावेश है, ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है उस पर। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो क्या होगा कि द्रव्यमान में वृद्धि होगी। क्या होगी? द्रव्यमान में वृद्धि। तो यहाँ से इरेज कर देते हैं इस फॉर्मूले को, और यहाँ सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट देखिए, वस्तु या क्षण पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अतः क्षण के द्रव्यमान में
वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वो सूत्र का यूज करेंगे सेकंड वाले का, छड़ के द्रव्यमान में वृद्धि बराबर प्लस माइनस n इंटू एम ई, एन इंटू एम ई, ये सूत्र बनता है। अब देखिए n की वैल्यू निकल के आ गई है बेटा। n की वैल्यू यहाँ पर है 5 गुणा 10 की घात 12 है, तो 5 गुणा 10 की घात 12 यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर कितना होएगा? 5 गुणा 10 की घात 12, और एम ई का मान हम बता चुके हैं, फिर भी नोट कर देता हूँ, 9.1 10 पावर माइनस 31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो ये है। तो n इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान का मतलब है n से इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो n की वैल्यू बेटा यहाँ पर है, और m की वैल्यू क्या है? 9.1 10 पावर माइनस 31 kg है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम 5 और 9 पंजे 45, ये आ गया। दशमलव यहाँ लग जाएगा, 10 की घात 31 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है। कितना बनेगा? ये घटा दीजिए आप, ये हो जाएगा -19 किलोग्राम। ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई? 45.5 गुणा 10 की घात -19 किलोग्राम की द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा एनसीईआरटी में एक चीज़ दी हुई है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वार्क कण अगला टॉपिक है। यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको, क्वेश्चन को, और आप ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड पार्टों को दोनों को नोट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए, अगला टॉपिक है क्वार्क पार्टिकल। एक बार आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं, पूरा नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ से क्वार्क पार्टिकल लेता हूँ, क्वार्क कण। ठीक है, चलिए हम इरेज कर देते हैं इसको। और अगला टॉपिक है क्वार्क पार्टिकल, क्वार्क कण। क्वार्क कण क्या है? क्वार्क कण क्वार्क पार्टिकल, दो वैज्ञानिक थे, एक तो गेलमान और ज़्विंग। वैज्ञानिकों के नाम लिख रहा हूं यहां पर। वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक को तो गेलमान, एक था गेलमान, और दूसरा वैज्ञानिक का नाम है ज़्विंग। ये दो वैज्ञानिकों ने कुछ कणों की खोज की, और उन कणों को क्वार्क कण कहा गया। अब क्वार्क कण जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, उनके नाम शॉर्ट में यहाँ लिखता हूँ, और उनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं। तो U, D, V, S, T और V। UD, VSTV, ये 6 पार्टिकल हैं। UDBSTV, इन 2 पार्टिकल्स की आवश्यकता रहती है केवल, ज़्यादातर, और बाकी की आवश्यकता इतनी नहीं रहती। U की जो वैल्यू है +2e/3। ठीक है, U मीन्स अप, इसका मतलब है, और D है, इसकी वैल्यू है 1/3e, इसको कहते हैं डाउन। U मीन्स अप और D मीन्स डाउन। हालांकि ये 6 प्रकार के कण हैं, और गेलमान ने 6 प्रकार के कणों का आविष्कार किया, बताए कि ये 6 प्रकार के कण होते हैं, वैज्ञानिक गेलमान और ज़्विंग ने, और इन कणों को क्वार्क कण का नाम दिया गया। इन क्वार्क कणों में से U और D 2 क्वार्क कण हैं, इनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ है। जैसे यहाँ से प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का देखें, क्योंकि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, आवेश से पता लगेगा। तो
तो आवेश कितना होता है प्रोटॉन पर? ई होता है, और ई का मान तो आप जानते ही हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर। ठीक है, तो ये आवेश होता है किस पर? प्रोटॉन पर। प्रोटॉन का मतलब है ई प्लस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऐसे बना लेते हैं। अब इसमें एक तो यू लेते हैं यहाँ पर, एक यहाँ यू ले लीजिए और डी ले लीजिए। ये मैंने दो तो यू ले लीजिए, यू मतलब अप पार्टिकल मैंने कितने लिए? 2, और एक कितना लिया? डी लिया, डाउन पार्टिकल। इन पर आवेश का मान इतना ज्ञात किया गया था कि यू पर आवेश है +2 E/3 और इस पर आवेश है 1/3। ठीक है, अब जरा देखिए, यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? UUD कितना बना ये? UUD। तो U यहाँ पर है, U यहाँ पर है और D यहाँ पर है। ठीक है, अब जरा जोड़िए इनको। तो 2 पार्टिकल हैं, U का मतलब है 2E/3 प्लस 2E/3। ठीक है, इतना जोड़ा। अब इसमें से आप यहाँ से 1/3 E को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ से 3 आएगा और ये 4E और माइनस कितना रह गया? 1/3 E। तो ये कितना रह गया यहाँ पर? 3, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 4E माइनस E कितना रह गया? 3E/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया और क्या बच गया? E। कहने का मतलब, दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ कि गैलमान और ज़्विंग ने 6 पार्टिकल्स ज्ञात किए जिनको UD BSTB कहा जाता है, और इन पार्टिकलों को क्वार्क कण कहते हैं, जिसमें से एक मुख्य 2 क्वार्क कण लिए गए। U मीन्स अप, इसका मान था +2 E/3 और D का मान था -1/3 E। D = -1/3 E, इसका मान ये था। अब इनसे मिलकर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ है। हम जानते हैं कि आवेश कितना होता है प्रोटॉन पर? E, और इसका मान ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। कहने का मतलब है यहाँ पर हम 2 पार्टिकल लेंगे, एक प्रकार के और एक डिफरेंट टाइप का लेते हैं। जैसे उन्होंने लिया U और U, तो 2 ले लिए थे, और एक कौन सा ले लिया था? D ले लिया था, डाउन वाला। तो उसमें मिलाकर के क्या बन गया? UUD। तो 2 तो U हो गए और एक क्या हो गया? D। अब दोनों के आवेश रख दिए, तो U पर कितना आवेश बताया है? 2E/3। तो U यहाँ रख दिया, एक और U जोड़ दिया इसमें, 2E/3, और D की वैल्यू कितनी है? -1/3 E। इस -1/3 E को यहाँ से घटा दिया गया। अब दोनों को इनको जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? नीचे हर क्या है इसका? बराबर है, तो 3 तो हर है, नीचे आ ही जाएगा, और 2E कितना हो जाएगा? 4E/3 -1/3 E। ये यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो 3 आ जाएगा, 4E - E बचेगा। यहाँ से इसको घटा दीजिए तो कितना बचा? 3E/3। काट दीजिए तो क्या रह गया? E के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन पर कितना आवेश आ गया? E। तो प्रोटॉन का निर्माण किससे हुआ है? 2 तो कौन से क्वार्क पार्टिकल हैं? U प्रकार के, और एक D प्रकार का क्वार्क पार्टिकल है। ठीक है, ये इतने प्रकार का हो गया। एक पार्टिकल और लेते हैं बेटा, दूसरा वाला कौन सा है? प्रोटॉन तो हो गया। अब जरा देखिए, हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन का देखिए, न्यूट्रॉन के लिए यहाँ लिखता हूँ मैं, न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन में देखिए, न्यूट्रॉन में बताया गया कि 2 यहाँ पर कौन से पार्टिकल थे? एक तो D, और ये वाला भी D, और एक कौन सा लिया गया? U वाला। तो देखिए इसमें 2 कैसे हो गए? D, और एक कैसा हो गया? U। अब इनके आवेशों को जोड़ें तो हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन निरावेशित कण है। तो यहाँ पर आवेश क्या होगा? इसका आवेश क्या आना चाहिए? 0। और न्यूट्रॉन का सिंबल आप जानते हैं 0 N1। ये होता है Z और ये होता है A। तो Z किसको व्यक्त करता है? आवेश को। किसको व्यक्त करता है? आवेश को। तो आवेश का मान यहाँ पर कितना बेटा? यहाँ पर 0। तो न्यूट्रॉन पर आवेश कितना है? 0। अब इसमें 2 तो D प्रकार के कण हैं और एक U प्रकार का कण है। U मीन्स अप और D मीन्स, ठीक है, डाउन या कह सकते हैं। तो यहाँ से देखिए
तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं यू डी और डी, यू डी डी कितना हो गया, यू डी डी। तो u एक हो गया और d कितने हो गए, 2 हो गए। अब इनके आवेशों को जोड़िए। अब देखिए यहाँ पर u का मान कितना लिखा था मैंने, प्लस 2e/3 और d का मान कितना लिखा था, प्लस माइनस 1/3e, ये लिखा था मैंने पीछे आपको बता। u बराबर प्लस 2e/3 और d बराबर माइनस 1/3e। इसमें आप रख दीजिए तो u की वैल्यू क्या है, प्लस 2e/3 और d है, d का मतलब है d की वैल्यू क्या है, एक d की माइनस 1/3e, अगले वाले d की कितनी हो जाएगी, माइनस 1/3e। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, पूरे का 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है 2e, यहाँ पर कितना है माइनस e, यहाँ पर कितना है माइनस e। तो ये बेटा कितना निकल के आएगा, ये 2e है और माइनस 2e है, बटे कितना हो गया 3। तो 2e में से 2e चला गया तो कितना बचा यहाँ पर, 0। कितना आया, 0। तो आवेश का मान कितना हो गया न्यूट्रॉन पर, 0। तो प्रोटॉन कौन कौन से 2 कणों से मिलकर के बना है, 2 तो u प्रकार के कणों से, क्वार्क पार्टिकल से, और एक d प्रकार के पार्टिकल से, d प्रकार के क्वार्क पार्टिकल से। 2 तो u प्रकार के क्वार्क पार्टिकल हैं और एक d प्रकार का क्वार्क पार्टिकल है, इनसे मिलकर के प्रोटॉन का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार न्यूट्रॉन का निर्माण किससे हुआ है, एक तो u प्रकार का क्वार्क पार्टिकल है और 2 d प्रकार के क्वार्क पार्टिकल से मिलकर के किसका निर्माण हुआ है, न्यूट्रॉन का, जिससे आवेश कितना आता है, 0 निकल के आता है। तो ये पार्टिकल्स इस प्रकार के होते हैं, ऐसे हम पता करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, एक नियम आएगा जिसको कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से हम आपको पढ़ाएंगे। और एनसीईआरटी में अब तक के जो आवेश के ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल्स दे रखा होगा एग्जाम्पल में, उसको बेटा आप सॉल्व करें। ठीक है, और जब क्लास ऑफलाइन में चलेंगी उस समय आपकी पीछे की जो कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट करते जाइए एक एक चीज़ को। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए, जिससे रिवीजन में आपका आसानी रहेगी। और जैसे जैसे हम आगे थ्योरी भी लिखाएंगे आपको साथ साथ जो है, और वीडियो में भी थ्योरी में आपको बताऊंगा किस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ तक एक चार्ज वाली बात रही थी, हमने चार्ज के बारे में काफ़ी आपको बताया कि चार्ज क्या है। अब चार्ज से आगे भी हम चलेंगे तो वहाँ से हम कूलाम का नियम आएगा। ठीक है, कूलाम क्या नियम का सदिश रूप आएगा, फिर विद्युत क्षेत्र आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। ठीक है, उसमें फिर गाउस लॉ आएंगे आगे चल करके और चैप्टरों में भी, फिर वहाँ पर गाउस लॉ के एप्लीकेशंस आएंगे, अनुप्रयोग आएंगे। तो एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस यूनिट को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझना है, क्योंकि इस पर जो बेस्ड है वो आगे चल के मैग्नेटिज्म जो चुंबकत्व है वहाँ पर बेस्ड है ये पूरा। इसलिए आप इसको आराम से पढ़ते जाइए और एक एक चीज़ आप क्लियर पढ़ें, बोर्ड पर आप ध्यान रखें। कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आए तो उसको नोट कर दें। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब उस समय आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स, वेरी गुड।